4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव पर बीजेपी में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बनी। थोड़ी देर में बीजेपी यूपी के सहयोगी दलों की सीट घोषित कर सकती है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और आज संजय निषाद और अपना दल पटेल की अनुप्रिया पटेल से सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई थी। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपना दल को पिछली बार से ज्यादा सीटें दे सकती है। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का। जल्दी से रुख करते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी चुनाव पर बीजेपी के अपने सहयोगी पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोर कमेटी की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी और अपना दल के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय निषाद ने बताया कि 16 सीटों की लिस्ट बीजेपी को दी गई है। निषाद पार्टी की तरफ से ज्ञानपुर, गोरखपुर, शाहगंज समेत 16 सीटों की लिस्ट दी गई है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया और अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आए और अपना नाम लिखवाएं। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। और आगे बढ़ते हैं 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि ये वही तौकीर रजा कांग्रेस में आए जिन्होंने खून की नदियां बहाने की बात कही थी। संबित पात्रा बोले कि हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने की होड़ मची हुई है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं को शामिल करने की होड़ लगी है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी से गठबंधन न होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय वाले गठबंधन ने दलितों को धोखा दिया है। अब हम किसी परिवारवाद और गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दलितों के सम्मान के लिए आजाद समाज पार्टी यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। छठी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बेटे को बीजेपी के टिकट के लिए इस्तीफा देने को तैयार हो गई हैं रीता बहुगुणा जोशी। अपनी सीट से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। रीता बहुगुणा जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की और कहा कि अगर सांसद के बेटे को टिकट नहीं मिल सकता तो मैं अपनी लोकसभा सीट छोड़ सकती हूं और मेरे बेटे को टिकट मिलना ही चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट सीट से सांसद है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूं। अब 7वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर हमला किया। ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को घेरा और लिखा कि डरते हैं मुख्यमंत्री क्योंकि पर्दा जो उठ गया है तो राज खुल जाएगा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16 लाख युवाओं की नौकरी छिन गई है। 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी है और इस पर सीएम योगी पूरी तरह से चुप हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब अखिलेश के अन्य संकल्प पर बीजेपी नेता सुरेश राणा का पलटवार हुआ है। कहा कि जब मौका मिलता है तो कुछ नहीं करते। किसान इन घड़ियाली चेहरों को पहचानता है। शामली के थाना भवन सीट से बीजेपी प्रत्याशी और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि अखिलेश सरकार में सड़कें गड्ढों में थी और बिजली आती नहीं थी। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। गैंगस्टर नाहिद को टिकट देने पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या हम ऐसे लोगों को नामांकन करने से रोक सकते हैं। अब आगे एक और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान ही होंगे। मोहाली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि भगवंत मान होंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा सीएम पद का। केजरीवाल बोले कि यह फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया है। पब्लिक वोटिंग में 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने की मांग की है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है इसी से जुड़ी हुई। भगवंत मान के नाम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि दूसरी पार्टियां अपने बेटे, बहू या घर के आदमी को सीएम फेस बना देती थी लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। भगवंत मान मेरे छोटे भाई हैं, मैं डायरेक्ट उनका नाम देता तो भाई भतीजावाद के आरोप लगते। लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने अपने भाई को उम्मीदवार बना दिया, ऐसा कहते हैं, इसीलिए यह फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब से सीएम चेहरे का ऐलान होने के बाद भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। लोगों ने भरोसा किया है, दोगुने उत्साह से काम करूंगा, गरीबों के हक में कलम चलाऊंगा और किसी चेले के लिए नहीं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देनी है, पंजाब को पंजाब बनाना है। लंदन, कैलिफोर्निया के सपने बहुत देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब चुनाव से पहले अवैध माइनिंग मामले में सीएम चन्नी के करीबी के घर ईडी की रेड हुई है। मोहाली के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड की। सूत्रों के मुताबिक गैर कानूनी सैंड माइनिंग के मामले में पैसों की अवैध लेन देन के चलते ये रेड की गई और पंजाब में 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। सीएम चन्नी के नजदीकी रिश्तेदारों पर बालू खनन के अवैध कारोबार का आरोप लगा है। अब 4 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। अपने करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव से पहले पार्टी और मुझे दबाने की कोशिश लगातार जारी है पर पंजाबी डरते नहीं है। जब एफआईआर हुई तो मैं सीएम नहीं था, सच सबके सामने आ ही जाएगा। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है कि पंजाब के सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत भी
शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले से ही पंजाब में अवैध खनन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में अवैध खनन हो रहा है, सरकार के संरक्षण में खनन होता है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब, और यह खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत आज दिल्ली में फिर से थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। बहू भी होंगी शामिल। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल होंगी। हालांकि हरक सिंह रावत की घर वापसी पर कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। हरीश रावत की मांग है कि बिना माफीनामे के हरक सिंह रावत को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। हरक सिंह रावत पहले ही धामी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे। अब आगे 17वीं बड़ी खबर। गोवा में मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट देने के मामले में शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को अपमानित कर रहे हैं बीजेपी के लोग। संजय राउत ने ऐलान किया है कि उत्पल पर्रिकर अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े रहते हैं तो हम सब उनका समर्थन करेंगे। अब 18वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। बीजेपी नेता ने नाना पटोले के खिलाफ नागपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप देख रहे हैं कि पीएम के लिए अब शब्द बोले जाने पर भड़के हैं और नाना पटोले की गिरफ्तारी की जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अब आगे बढ़ते हैं 19वीं बड़ी खबर की ओर। 19वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। भुखमरी से होने वाली मौत से बचाने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में कई चीजें मुफ्त में बांटने की घोषणा करती हैं, पर मजबूरों की भूख शांत करने पर ध्यान नहीं देती हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सामुदायिक रसोई पर एक मॉडल प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, लगातार जारी है। देश में आज भी 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2,39,000 नए मरीज सामने आए हैं। 310 संक्रमितों की मौत भी हो गई है और एक दिन में 1,57,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17 लाख पहुंची है। अब आगे 21वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ है और दिल्ली में 12,527 नए कोरोना मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा घटा है। एक दिन में 31,000 नए मरीज मिले हैं और कल के मुकाबले की बात करें तो नए मरीजों का आंकड़ा 10,000 कम भी हुआ। राहत की बात है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। और अब देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 8,800 से ज्यादा हुई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे अधिक है ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीजों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है और इस बीच उत्तराखंड में संक्रमण को लेकर खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों में हर दूसरे मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। इसलिए अभी से ही आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। एक और ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना की वजह से इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते निमंत्रण रद्द कर दिया गया है। हर साल 26 जनवरी के मौके पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष परेड में शामिल होते थे। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि और भी नए वेरिएंट आ सकते हैं। नई स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन के बाद भी नया स्ट्रेन दुनिया की चिंता बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि हर संक्रमण वायरस को म्यूटेशन करने की क्षमता रखता है और ओमिक्रॉन खुद को बढ़ा सकता है, बड़ा कर सकता है। कुछ दिन पहले यह कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन ही आखिरी वेरिएंट होगा, पर विशेषज्ञों ने इसे गलत बताया है। 25वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का विरोध किया और सदर बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर और स्टिकर लगाए हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना के केस बढ़ने पर डीडीएमए ने सख्ती बढ़ाई है, पाबंदी बढ़ाई है। ऑड इवन तरीके से दुकानें खोलने की इजाजत है, पर कारोबारियों ने कहा कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू से तबाह हुआ है कारोबार। 26वीं बड़ी खबर अब क्या कहती है। कोरोना काल में करीब 1.5 लाख बच्चों के सिर से माता या पिता या दोनों का साया उठ गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में यह बताया गया कि 1 अप्रैल 2020 से 11 जनवरी 2022 तक देश में 1,47,000 बच्चों ने कोरोना और दूसरे कारण की वजह से अपने माता पिता या इनमें से किसी एक को खो दिया है। अब 27वीं बड़ी खबर। दिल्ली के गाजीपुर में मिले आईईडी पर एनएसजी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बरामद आईईडी में अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के साथ एक टाइमर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। 14 जनवरी को गाजीपुर फ्लाईओवर के पास फूल मार्केट से आईईडी मिला था, जिसे समय रहते एनएसजी ने निष्क्रिय कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। गाजीपुर मंडी में बम मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस का बयान आया है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। दरअसल एक टेलीग्राम के जरिए दावा यह किया गया था कि बम अलकायदा के अंसार गजवा तुल हिंद ने रखा है, पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र की पुष्टि नहीं हुई है। जांच लगातार जारी है। जल्द खुलासा किया जाएगा कि आईईडी रखने के पीछे कौन है। अब 29वीं बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज। एक और कुपवाड़ा के राजमार्ग पर 2 जगह
हिमस्खलन हुआ है जिसमें करीब 14 लोग फंस गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर देवदूत बनकर सेना के जवान पहुंचे। लोग अपनी गाड़ियों में बर्फ में फंसे हुए थे और सेना के जवानों ने बर्फ काटकर सभी 14 लोगों का रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाला है। हिमस्खलन में फंसे लोगों ने कहा कि अगर सेना के जवान वक्त पर ना आते तो शायद हम जिंदा नहीं बचते। अब आगे बढ़ते हैं, 30वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा और पंजाब में ठंड का कहर लगातार जारी है। वहीं कोहरे ने भी लोगों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक कि आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं जिसके चलते ठंड और बढ़ जाएगी। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और हथियार तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 38 कारतूस और 13 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। वहीं पिस्तौल और कारतूसों से भरा बैग ले जा रहा था। इसके साथ ही वर्तमान में वो नंदू और सिसोदिया गिरोह को हथियार की आपूर्ति कर रहा था। आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। अब 4 बजे की 32वीं ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर में सीसीटीवी की वजह से बड़ी चोरी होने से बच गई और अमेरिका से बैठे बैठे अपने कानपुर स्थित घर को लूटने से बचा लिया गया। बदमाशों ने खाली पड़े एक एनआरआई के घर को धावा बोला था, निशाना उस पर बनाया था। सीसीटीवी में बदमाशों को देखते ही परिवार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया। अब 33वीं ब्रेकिंग न्यूज। विधानसभा चुनाव को देखते हुए देवरिया पुलिस और आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न थानों की पुलिस ने 24 घंटे में 367 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1200 लीटर अवैध शराब बरामद की थी और 500 क्विंटल लहन नष्ट किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। अब 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। रायबरेली में जेल रोड पर 2 महिला सिपाहियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लात जूते चले हैं और एक ने वर्दी पहन रखी थी तो दूसरे ने सादी ड्रेस में वो था। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों को छुड़ाने का प्रयास काफी किया लेकिन दोनों तरफ से मारपीट लगातार चलती रही। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 35वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वडोदरा में मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझे से करीब 800 से ज्यादा पक्षी घायल हुए हैं लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए करुणा अभियान के तहत पूरी टीम तैयार थी। जैसे ही कहीं से सूचना मिली कि पक्षी घायल हुआ है तो टीम तुरंत वहां पर पहुंचकर पक्षी का तत्काल इलाज करने के लिए पहुंची। टीम ने करीब 800 से ज्यादा पक्षियों को बचाया है और इसमें से 46 पक्षियों की मौत भी हुई है। अब 36वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीतापुर नेशनल हाईवे पर ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई जिसके बाद टेम्पो पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 37वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी में सड़क किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिला है। महिला का सिर और चेहरा कुचला हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि किसी भारी चीज से महिला का सिर कुचलकर उसकी हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। अब आगे बढ़ते हैं, 38वीं बड़ी खबर। सऊदी अरब ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला। विद्रोहियों ने कल अबुधाबी पर ड्रोन अटैक किया था। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और तेल डिपो के पास किए गए हमले में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन की सेना में पलटवार किया गया। हालांकि इसमें यमन में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीलंका से। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में ईंधन संकट देश की मुश्किलें काफी बढ़ा रहा है। भारत ने करोड़ों का आर्थिक पैकेज देकर पड़ोसी देश की मदद की घोषणा की थी। ईंधन संकट में भी भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मदद ली जाएगी। अब आगे बढ़ते 40वीं ब्रेकिंग बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जापान में बढ़ेंगी कोविड-19 से संबंधित पाबंदियां। जापान की सरकार कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सामाजिक पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। जापान ने महामारी की वजह से अब तक लॉकडाउन नहीं लगाया है लेकिन रेस्तरां और बार को समय से पहले बंद करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।